ओके, हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं चैप्टर्स थोड़ा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको पता हो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन दोनों चैप्टर्स को क्या कहते हैं? काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स और द कॉज ऑफ मोशन। अगर मैं तुमसे कहूँ एक बॉडी फ्री फॉल में है, एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी की स्पीड स्लो हो रही है, तो तुम ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि कौन करवा रहा है। हम फोर्स वगैरह को कंसिडर नहीं करेंगे। ये हमारा काइनेमैटिक्स है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कॉज। अगले चैप्टर्स में लॉज ऑफ मोशन के बाद हम क्या करेंगे? डायनामिक्स की स्टडी करेंगे। डायनामिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉज। ये फोर्सेस वगैरह आ जाएंगे। तो अभी के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस में फोर्स की बात कर दूंगा, लेकिन जहां तक पॉसिबल होगा हम फोर्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कुछ चीजें हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत वेक्टर आता हो। ठीक है, डोंट वरी, वेक्टर नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा हमें वेक्टर का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, चाहिए। तो हमारे पास एक क्वांटिटी होती है विच इज पोजीशन। पोजीशन को हम डिनोट कर सकते हैं एक्स, वाई या जेड, तीनों में से किसी भी एक क्वांटिटी से। पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी कहाँ पे है, इस चीज को हम उसकी पोजीशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो एक पर्सन यहाँ चल रहा है, पर्सन चलते चलते यहाँ पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू है 10, तो हम कहेंगे द लोकेशन, द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज x इक्वल्स टू 10। जरूरी थोड़ी ना है हमेशा पर्सन x एक्सिस में हो, पर्सन y एक्सिस में भी हो सकता है और z एक्सिस में भी हो सकता है। आई होप किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिर हमारे पास एक टर्म आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में FOR कह देंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आप लोकेशंस, डेटा कहां से कंसिडर कर रहे हो, कौन से फ्रेम से। जैसे अभी आप सब रेस्ट में बैठे हुए हो, आई होप मूव नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई मून से देखे तो उसे अर्थ रोटेट करती हुई दिखाई देगी, अर्थ के साथ आप रोटेट कर रहे हो। तो रेस्ट एंड मोशन, दीज आर रिलेटिव क्वांटिटीज। ठीक, अगर आप बस में बैठे हो और साइड में पेड़ों को देख रहे हो, ट्रीज को देख रहे हो, तो ट्रीज मूव करते हुए दिखाई देंगे। सो अगेन ये किस चीज पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ऑब्जर्वर कहाँ है, क्वांटिटीज नोट करने वाला कहाँ। ठीक, तो हम मैक्सिमम ऑब्जर्वर को कहाँ पे लेके चलेंगे अभी? ठीक है, ओरिजिन पे लेके चलेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम और चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई पोजीशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे, जबकि नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। एनीवन? क्या डिफरेंस होगा दोनों में? शाबाश। हम इसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे बॉडी किसी एक एक्सिस पे हो, लेकिन इसमें बॉडी 3D लोकेशन में XYZ में कहीं भी हो सकती है, किसी भी प्लेन में, किसी भी कोऑर्डिनेट पे। सो पोजीशन वेक्टर इज XI कैप, YJ कैप एंड ZK कैप, meters of course. Position is a location which will be denoted in meter. कोई डाउट किसी का यहाँ तक? फिर इसके बाद द नेक्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए फिजिक्स में कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। ओके, ये अलग बात है कि हम डिस्टेंस को कैपिटल D से मैं डिनोट कर रहा हूं, हम मैक्सिमम इसे S से दिखा देते हैं, डिस्प्लेसमेंट वाले सिंबल से। मैं इसका सिंबल सिर्फ इसलिए अलग रख रहा हूं ताकि आपको याद रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उनमें कई बार पूछा जाता है डिस्टेंस कितना है, और बच्चा हमेशा S को डिस्टेंस बोल देता है, जबकि S डिस्प्लेसमेंट के लिए। दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं। सो व्हाट इज डिस्टेंस? एनीवन? डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी टोटल कितना डिस्टेंस मूव कर रही है। ठीक है, जैसे तुम आज क्लास में बैठे हो, उसके बाद क्या कल फिर से क्लास में आओगे, तो जहां थे वहीं रहोगे कल। डिस्टेंस जीरो है क्या? तुमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पाथ ट्रेवल किया है, काफी ज्यादा ट्रेवल किया है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल S है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एनीवन? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है? चेंज इन पोजीशन।
तो प्लीज याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स। प्लीज कह दो, टाइम नहीं पता था। 8:30 से क्लास स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ा सा फर्स्ट बेंच पे बैठ सकते हो तुम लोग, लेकिन नहीं, सबको लास्ट सीट चाहिए। ओ, बात मान गए। थैंक यू बच्चों। आइए आप भी। हैप्पी लेट आओ दिवस। ओके, प्लीज गेट बंद कर दिया कीजिए। ओके, so what is displacement? Displacement is change in position. Displacement is final position minus initial position. Displacement is a vector. ये लोकेशन पे डिपेंड करेगा। तो एक बॉडी ने यहां से स्टार्ट किया, दिस इज इनिशियल पोजीशन, और वो ऐसे गई, ऐसे ऐसे यहां पहुंची, दिस वन इज फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस एनीवन? 3a, लेट जस्ट स्क्वायर की साइड से मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट a। प्लीज याद रखना डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से फाइनल पॉइंट। ओके, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगले चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे। एनी आइडियाज? फॉर्मूला क्या होगा? यहां पोजीशन है, अगले चैप्टर में क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर। तो बस ये हल्का सा चेंज आएगा और कोई बात नहीं है। दीज आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कोई डाउट किसी को? इसके बाद कुछ और बेसिक सी टर्म्स होती हैं। ये लाइट किसी को ग्लेयर मार रही है क्या इसमें बोर्ड के थ्रू? ओके, ये लाइट प्रॉब्लम करे तो बता देना। आइए नेक्स्ट। इसके बाद कुछ टर्म्स हो गई, स्पीड एंड वेलोसिटी। एनीवन? क्या डिफरेंस है? शाबाश। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड आगे इनटू डायरेक्शन। ये वाला डेटा प्लीज देख लेना ये हमेशा इंस्टेंटेनियस के लिए होता है, एवरेज के लिए नहीं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डायरेक्शन दे दो। जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक ने रिपोर्ट कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो ये क्या है? स्पीड। लेकिन आपने कह दिया आप नॉर्थ में जा रहे हो, तो 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ये क्या हो गया? वेलोसिटी। तो स्पीड इनटू डायरेक्शन इज जस्ट वेलोसिटी, कोई अलग चीज नहीं है। स्पीडोमीटर क्या दिखाता है? स्पीड या वेलोसिटी? स्पीड, वो डायरेक्शन नहीं दिखाता। ठीक है, सो व्हाट इज स्पीड? एनीवन? स्पीड की डेफिनेशन? रेट ऑफ डिस्टेंस। वेलोसिटी की डेफिनेशन? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह दो। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। तो कोई एक टर्म यूज करना, वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाएगा, डबल डेल्टा हो जाएगा। ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, प्लीज इसे याद रख लेना। ओके, फिर इसके बाद टाइप्स, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं, चारों सेम होते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एनीवन? और ठीक, एवरेज एंड फाइनली इंस्टेंटेनियस। प्रॉब्लम? ओके, हाँ बच्चों, द वर्ड यूनिफॉर्म मीन्स नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि बाइक की स्पीड हमेशा 10 किलोमीटर पर आवर रखो, ना कम ना ज्यादा, सो दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक, अब मैं कह दूं तुम्हारी बाइक रेस्ट में खड़ी है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, तो जीरो के अलावा जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उन्हें हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। आप ये मत सोच लेना कि हाँ भाई किसी भी कांस्टेंट को हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। आइए बच्चे अपनी क्लास समझिए। ओके, ठीक है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म? जो कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल।
आप में से किसी ने भी ड्राइविंग की हो, साइकिल, बाइक, कार, स्कूटी कुछ भी चलाया हो, हमेशा आपने नोटिस किया होगा स्पीड वेरिएबल होती है, आप कभी भी कांस्टेंट स्पीड नहीं रख सकते, ठीक है, रीजन से चेंज करनी ही पड़ेगी। फाइनली फिर एवरेज, एवरेज इज टोटल ओवर टोटल, समथिंग लाइक दिस। एवरेज इज कंसिडर्ड फॉर जर्नी, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ हल्का सा आइडिया होगा आपको, ताकि हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मूव कर जाएं। जैसे मैं कहूं एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो तुम एवरेज वेलोसिटी को कह सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, इस सेंस में मेरा टोटल ओवर टोटल मतलब है। एंड व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? वेलोसिटी स्पीड एट अ इंस्टेंट, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि हाँ भाई ये स्टॉप वॉच है मेरे पास, तो स्टॉप वॉच में जैसे ही एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, अब कितनी स्पीड है? तुमने कभी भी गाड़ी ड्राइव की हो और एक नजर तुम्हारी स्पीडोमीटर पे चली गई हो, तो स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड एट द इंस्टेंट, याद रह जाएगा। अब आइए वापस वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे dx बाई dt अगर स्पीड x में है, या dy बाई dt अगर स्पीड y में है। प्लीज याद रखना, अगर तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो सो दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस डेटा आता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछूं हाँ भाई एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो डिफरेंशिएशन की जगह डेल्टा लेते हैं। तो एवरेज क्या फॉर्मूला होगा? डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अगर मैं 3D में पूछूं तो 3D में एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? अगर हम 1D से 2D 3D में चले जाएं तो एक्स की जगह क्या यूज करते हैं? आर, पोजीशन वेक्टर, बस ये चेंज आएगा, कोई अलग बात नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज इसे देख लेना, जल्दी जल्दी नोट्स रिवाइज कर लेना। करें आगे। अब एक चीज देखिए जो हम बार बार यूज करेंगे इन चैप्टर्स में, गुड मॉर्निंग। ओके, टाइम नहीं पता था बच्चे? कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। मैं क्लास में थोड़ा लेट आता हूँ ये सोच के बच्चे टाइम पे पहुंच ही जाएंगे, बच्चे और लेट आते हैं ये सोच के कि टीचर को तो लेट आना ही। जब तक आप लेट हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम के आगे लेट ना लगे। काफी डार्क जोक था, हंसना मत इस पर। आइए, आपको कई बार ग्राफ मिले होंगे और ग्राफ से मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होगा एरिया लेना है या स्लोप लेना है, ठीक है, टेन थीटा लेना है या लेंथ इनटू ब्रेड्थ वगैरह करना है। तो एक बार आते हैं उस चीज पे, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है तो ही आप रीजंस प्रॉपरली कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। मान लो मुझे यहां से यहां तक ये वाला एरिया चाहिए, एरिया अंडर कर्व। सो एरिया का कोई सिंपल सा फॉर्मूला बताना, एनीवन? बालको जिंदा हो जाओ और फॉर्मूला बताओ प्लीज। एरिया का कोई भी फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आई होप पाई आर स्क्वायर आप ना बोलो क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ अलग अलग है। तो अगर मैं एरिया का फॉर्मूला यूज करूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वाई इंटू एक्स, तो आप प्लीज ये देख लो कि क्या इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कह दूं आपके पास ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और मैंने कह दिया इसका एरिया निकालो। सो एरिया क्या होता है? काइंड ऑफ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो बताइए, अगर मैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहा हूं, वाई एक्सिस इनटू एक्स एक्सिस कर रहा हूं, तो स्पीड इनटू टाइम कुछ होता है? क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिपेंडिंग ऑन कौन सी क्वांटिटी है, एग्रीड? तो बस एरिया कहां लेना है? जहां आप दोनों एक्सेस की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको दे दिया क्या? करंट इनटू टाइम,
तो जल्दी से बताओ इस ग्राफ का एरिया क्या दे सकता है? तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सोचो। करंट इंटू टाइम क्या होता है? चार्ज। तो इसका एरिया क्या दे देगा? चार्ज। तो तुम्हें दिमाग में बस एक बार सोचना है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्वांटिटी आ रही है या डिवाइड करके क्वांटिटी आ रही है, उससे हमें पता चलेगा। तो फिजिक्स में फॉर्मूला इतना सिंपली नहीं निकाला जाता। एरिया का फॉर्मूला फिजिक्स में होता है क्या? इंटीग्रेशन वाई डीएक्स। देखो एरिया अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ ले रहा हूं तो मुझे वाई डीएक्स करना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके, आइए वापस। तो यहां पे ठीक है, एरिया का फॉर्मूला ये होता है। सपोज करो किसी क्वेश्चन में, खासकर थर्मोडायनेमिक्स में, तुमने ग्राफ देखे होंगे वीपी, और मैं कह दूं वर्क डन निकालना है। एनीवन? वर्क डन कैसे निकालते थे? एरिया अंडर कर्व। तो क्या मैं एरिया ये वाला ले लूं? पीवी ग्राफ का एरिया और वीपी ग्राफ का एरिया अलग अलग होंगे, तो यहां हमें एरिया किसके साथ चाहिए? वाई एक्सिस के साथ। ओके, तो अगर आपको किसी केस में वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना पड़ जाए, सपोज करो ये वाला एरिया चाहिए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एनीवन? इंटीग्रेशन एक्स डी वाई। देखो आई होप तुम्हें इसे पढ़ना आता हो, जरा हेल्प करवाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो जिसके रिस्पेक्ट में करोगे एरिया उसी एक्सिस के साथ लिया जाएगा। ओके, तो यहां मैंने क्या लिखा है? वाई डी एक्स, तो एरिया में एक्स एक्सिस के साथ लूंगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस बताइए समझ में। ये क्या चीज वाइब्रेट किए जा रही है? तुम्हें में से कोई वाइब्रेट करवा रहा है? ठीक है, ये कोई मेटल की क्लिंकिंग साउंड है जो इरिटेट कर रही है, प्लीज मत कीजिए। आइए वापस। हाँ तो बच्चों वापस आओ। अब एक बार फॉर्मूला देखो। स्पीड लेट जस्ट से dx बाई dt होती है, या वेलोसिटी dx बाई dt होती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन का फर्क होता है। मुझे x चाहिए, क्या लिखूं? dx इज इक्वल टू v dt। कोई प्रॉब्लम? इंटीग्रेट करो, इट्स ओके। ये आपको सांप जैसा दिखता है लेकिन ये उतना खतरनाक नहीं है। अब मैं इस साइड का इंटीग्रेशन नहीं कर सकता क्योंकि एक वेरिएबल v है, एक वेरिएबल t है। जब तक हमें v की वैल्यू t में ना पता हो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। आप किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेट सिर्फ उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पे देखिए, यहां क्या है? टाइम, यहां क्या है? x। तो जनरली हम जब भी स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं टाइम की वैल्यू 0 होती है। तो टाइम की वैल्यू 0 पे पोजीशन कौन सी होती है? इनिशियल। टाइम की वैल्यू फाइनल या टाइम की वैल्यू t पे पोजीशन कौन सी होती है? फाइनल। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt विद लिमिट्स 0 टू t। आई होप किसी को प्रॉब्लम। अब एक चीज देखो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये किसका फॉर्मूला है? चेंज इन पोजीशन। किसका फॉर्मूला है? चेंज इन पोजीशन का। क्या बात है बच्चों, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था यहाँ। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब वापस आइए। अब मान लो फिजिक्स में आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई ये स्पीड है, ये टाइम है, ये एरिया अंडर कर्व है, ऐसे। ठीक है, अब मैंने पूछ लिया बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो क्या करोगे? स्लोप लोगे या एरिया लोगे? एरिया। कैसे पता चला? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। कोई डाउट? ठीक है, क्रैश कोर्स सर। यस सर, यस सर। ओके वापस आइए। तो स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है?
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा, एरिया अंडर कर्व। अगर आपको स्पीड की इक्वेशन पता है तो इंटीग्रेट कर दो, नहीं पता, ग्राफ दे रखा है तो एरिया ले लो, दोनों में से किसी भी एक चीज से बात बन जाएगी। तो आई होप सबको पता हो ग्राफ का एरिया कब लेना होगा। नाउ लेट्स गो टू स्लोप। ठीक है, तो वापस आइए। अब ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। एनीवन स्लोप का कोई फॉर्मूला पता है आपको? स्लोप इज tan ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, tan का पूरा नाम टेंजेंट है, इज इक्वल टू dy बाई dx। ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। अब मान लो मैंने आपको क्या कर दिया, एक ट्राइंगल दे दी और मैं पूछ रहा हूं बताओ tan थीटा कितना है, तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। कोई डाउट किसी को? तो एक चीज यहां सोचो, स्लोप निकालते टाइम मैं y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? तो किस केस में डिवाइड करना होगा? अब आओ, मान लो मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया x वर्सेस t का, पोजीशन वर्सेस टाइम का, और मैंने पूछा कि स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, डिस्टेंस इनटू टाइम कोई क्वांटिटी होती है? फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल क्वांटिटी नहीं है। जबकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम, ये स्पीड या वेलोसिटी हो सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो डिवाइड करके x बाई टी किसका फॉर्मूला है, काइंड ऑफ स्पीड या वेलोसिटी का। बात आई समझ में? तो अगर मैं y एक्सिस को x एक्सिस से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या लेना होगा, स्लोप। तो बच्चों स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा, लेकिन हमें ग्राफ तो दे नहीं रखा थीटा निकालने के लिए, तो स्लोप का फॉर्मूला y एक्सिस का x एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इस केस में क्या होगा, v। बताइए समझ? तो अगर आपको ग्राफ से कोई भी क्वांटिटी निकालनी है तो x और y एक्सिस को डिवाइड मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई से आंसर आ रहा है तो एरिया ले लेना, डिवाइड से आंसर आ रहा है तो tan थीटा ले लेना। किसी से आंसर नहीं आ रहा तो ग्राफ से हो सकता है सीधा आंसर आ रहा हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो बताओ 5 सेकंड पे बॉडी कहां है, 20 पे। कुछ वैल्यूज डायरेक्ट रीड की जा सकती है बिना एरिया या स्लोप के। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे फालतू के लफड़े करते रहते हैं। तो आई होप ये चीजें क्लियर हो आपको थोड़ी सी। अब करें स्टार्ट। आइए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बार बार मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं तो इनमें थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लेट जस्ट से आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की, आपने अपनी, ठीक है, टाइमर वाली घड़ी ऑन कर दी, नॉर्मल घड़ी नहीं, टाइमर वाली घड़ी। तो जैसे ही हम स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, स्टॉप वॉच इसमें है, क्लॉक है, टाइमर है, कोई बात नहीं, टाइमर से ही बात बना लेंगे, लेकिन ये स्टॉप वॉच रिवर्स काउंटडाउन देती है, नेवर माइंड। आइए, आपने अपनी स्टॉप वॉच ऑन की तो एक पर्सन यहां था, ठीक है, फिर वो पर्सन आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, टाइम की वैल्यू अब 10 सेकंड हो गई। जैसे ही टाइम की वैल्यू 10 सेकंड हुई, आपने क्या देखा, पर्सन यहां पहुंच गया। बताइए, ठीक है, यहां x की वैल्यू 15 मीटर है, बोलिए पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मीटर। पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 15 मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा सकता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। अब फिर तुमने थोड़ी देर बाद स्टॉप वॉच में टाइम देखा, स्टॉप वॉच में टाइम हो गया था 20 सेकंड और ये था x की वैल्यू 40 पे। बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बोलिए, है ना? यहां से देखो, यहां से काउंट होगा, डिस्टेंस 40, डिस्प्लेसमेंट भी 40। अब तुमने क्या देखा कि इस पर्सन ने रिवर्स गियर लगा लिया, ये उल्टा आने लग गया। अब टाइम की वैल्यू हो गई 30 सेकंड और तुम नोटिस कर रहे हो कि ये पर्सन यहां आ गया, ठीक है, यहां आ गया, लेट जस्ट से 10 मीटर पे, ठीक। तो पर्सन यहां था, रिवर्स गियर लगाया इसने, यहां आ गया। बताइए क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्यों नहीं है?
अब खुद नोटिस करो, जब तक ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट टर्निंग बैक, तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम। बात आई समझ में? सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड as long as a body moves in straight line without turning back. मैक्सिमम बच्चे कह देते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। बालकों, ये स्ट्रेट लाइन ही है, चैप्टर का नाम ही मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल एज लॉन्ग एज बॉडी मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग बैक, बॉडी रुके ना। बात आई समझ में? दूसरी चीज याद रखिए, अगर कभी भी बॉडी रुक रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 होगी। आप बिना रुके बैक गियर नहीं लगा सकते, ठीक है? तो जहां पे बॉडी रुकेगी वहां स्पीड 0 होगी। ये इनमें कुछ डिफरेंस था, याद रह जाएगा। आइए नेक्स्ट, अब एक चीज देखिए, एरिया कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप भूल गए हो तो आपने फ्लक्स पढ़ा है E डॉट ए, ये फॉर्मूला सबने देखा होगा। डॉट प्रोडक्ट सिर्फ वेक्टर्स के साथ होता है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अब एरिया अगर वेक्टर है तो वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स स्केलर भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट समझिए, इसका एरिया क्या देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। बात आई समझ? चलो एक बार चेक करते हैं। तो आपके पास क्या है? ये ग्राफ है, सोच समझ के बताइएगा, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या बोथ? स्पीड क्यों नहीं? शाबाश, स्पीड नेगेटिव में नहीं जा सकती, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। अब इसका एरिया क्या देगा? वेलोसिटी है तो एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। आई होप अगर आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं तो आप ये एरिया निकाल सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, हाफ बेस इनटू हाइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, याद आया, इनटू हाइट, कुछ ऐसे था। ट्रेपेजियम भी काफी ज्यादा यूज होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आई होप आपको पता हो एक्स एक्सिस से ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले एरिया नेगेटिव होते हैं। एरिया को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? A1 प्लस A3, ऊपर वाले एरिया ऐड कर दो, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो यहां लफड़े हैं, A2 नेगेटिव है तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव आ गया और लफड़े हो जाएंगे, तो मैं मॉडुलस लगा रहा हूं, यानी A2 का मैग्नीट्यूड बाकियों से सब्ट्रैक्ट करो। व्हाट इफ अगर मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं, तो आई होप आपको पता हो डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। A1 A2 A3 सही लिखा है। आप आर्ग्यू कर सकते हो A2 तो नेगेटिव है, इसलिए मॉडुलस ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम से एरिया निकालना है तो एरिया को साइंस के साथ ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है? और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करोगे तो डिस्टेंस। साइन के साथ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड के साथ डिस्टेंस। हाँ तो बच्चों बताओ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया है, इससे क्या मिलेगा? इस एरिया से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? दोनों, क्योंकि आप देख सकते हैं बॉडी की स्पीड हमेशा क्या है? एक्स एक्सिस से ऊपर, तो एक्स एक्सिस से ऊपर होने की वजह से हमेशा स्पीड पॉजिटिव है, हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। और जब तक कोई बॉडी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल, याद रह जाएगा। सो ये हमारा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में, एग्जांपल्स में नहीं दूंगा और ज्यादा, करें आगे। द नेक्स्ट टर्म इज एक्सेलरेशन। सिंबल बच्चों स्मॉल ए एफ डब्ल्यू। अगर आप हायर बुक्स पढ़ रहे हो तो एक्सेलरेशन का सिंबल डब्ल्यू मिलेगा, ठीक है? ये कुछ सिंबल्स हैं, ए तो हम यूज करते ही हैं, नीट में ये यूज हो चुका है एफ सिंबल, तो देख के थोड़ा सा परेशान मत होना, बाहर देखना बंद कीजिए प्लीज, बोर्ड पे देख लीजिए। ओके हाँ तो बच्चों, एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो आओ देखो,
लेट जस्ट से आई होप सबको फ्री फॉल पता हो, जी की वैल्यू क्या होती है? 10 ले लो, 9.8 लफड़ा करेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू सॉरी जी की वैल्यू +10 होती है, जी एक मैग्नीट्यूड है, एक्सेलरेशन माइनस जी हो सकता है। जी की वैल्यू 10 है, इसका मतलब क्या हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। आ जाओ, मेरे पास यहां एक बॉडी है, मैंने इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया। एनीवन, स्पीड कितनी है इसकी? 0। ड्रॉप, रिलीज्ड, ऐसे वर्ड्स जब यूज हो जाएं तो इनिशियल स्पीड 0। अब ग्रेविटी कितनी है यहां पे? 10 मीटर पर सेकंड। Acceleration tells you how much velocity is going to change per second. Acceleration is rate of velocity. Acceleration हमें डिस्टेंस के बारे में नहीं बताता, ये हमें बताता है एक सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो ये क्या कह रहा है, एक सेकंड में कितना चेंज आएगा? 10 मीटर पर सेकंड। तो तुमने यहां स्टॉप वॉच ऑन की, अब तुमने देखा एक सेकंड के बाद, बताइए एक सेकंड के बाद क्या होगा? इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 10। फिर तुमने एक सेकंड बाद यानी स्टॉप वॉच के 2 सेकंड पे देखा, स्पीड कितनी हो जाएगी? 20, फिर 30, फिर 40। सो एक्सेलरेशन टेल्स यू द चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। एक सेकंड में वेलोसिटी कितने से चेंज हो, बताइए समझ। तो बालकों, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है dv/dt या v dv/dx। दो फॉर्मूले होते हैं। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? एवरेज, यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस। डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस आता है, तो यहां पे दिस वन इज इंस्टेंटेनियस डेटा, याद रह जाएगा। आ जाओ, हेल्प करवाओ मेरी। मेरे पास एटी ग्राफ है, मेरे पास वीटी ग्राफ है। हाँ भाई, मेरे पास एटी ग्राफ है, मैं इसका एरिया ले रहा हूं, हेल्प करवाओ। एरिया क्या देगा इसका? एग्जैक्टली वेलोसिटी नहीं देगा। सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखवाओ, ग्राफ से एरिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। कोई डाउट? तो बच्चों इससे हेल्प करो, क्या मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू a dt। टाइम के लिमिट्स यहां 0 से t, यहां स्पीड में कर रहे हैं u से v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं देता, चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो इसका एरिया हमें क्या देगा? डेल्टा v, याद रह जाएगा। ऑन द अदर हैंड मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप फॉर्मूला y एक्सिस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, तो dv/dt किसका फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का, तो ये हमें एक्सेलरेशन देगा। याद रह जाएंगे ये बातें। कैन स्टार्ट? ओके, चेंज कर दो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन। नोट कर बैठो जल्दी से, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हाँ तो बच्चों, पहली कंडीशन ही मैं सबसे स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो? सबको आइडिया है ना इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? लगा सकते हो? हाँ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 3t है, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन में एक वेरिएबल आ गया, अगर एक्सेलरेशन में कभी भी वेरिएबल आ जाए
तो इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड नहीं होती, आपको दोबारा डिराइव करनी पड़ेगी। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्लीज याद रखना s चेंज इन पोजीशन होता है, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल पोजीशन दे रखी है और फाइनल पूछ रखी है तो कई बच्चे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो प्लीज देख लेना आपको फाइनल पोजीशन चाहिए या आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एनीवन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। आई होप सबको ये इक्वेशंस लगानी आती हो। एक फोर्थ इक्वेशन है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है, ये मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा। फोर्थ इक्वेशन इज एस nth इज इक्वल टू यू प्लस, बोलिए, 2n माइनस 1 a बाय 2। कोई डाउट, एनीवन? तो बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वास्तुशास्त्र पे बेस्ड है, लिटरली नहीं, ये लिटरली देख लेना, मेटाफोरिकली नहीं। वास्तु, फाइनल स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल स्पीड। बात आई समझ में? अब ध्यान से देखो, आपके पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। हर इक्वेशन ऑफ मोशन में कितने वेरिएबल हैं? देखो, v u a t 4, s u t a 4, v u a s 4। इसको छोड़ दो, ये वाली जो इक्वेशन है ये फोर्थ से ही बनी है, सॉरी इस फोर्थ इक्वेशन सेकंड से ही बनी। अब जरा हेल्प करवाइए, आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा मिसिंग है? हाँ भाई, कौन मिसिंग है? s। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इनकी बात ही नहीं की गई तो आप ये इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें कौन मिसिंग है? फाइनल स्पीड, v नहीं है। तो अगर हमें किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू नहीं चाहिए, काम ही नहीं है उसका कोई, तो ये इसमें कौन मिसिंग है? टाइम। अगर इनिशियल फाइनल स्पीड दे दी गई, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो आपको पता है टाइम की कोई नीड नहीं है, तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। फोर्थ वाली इक्वेशन अलग नहीं है। अब एक चीज सोच समझ के बताना, मेरे पास 5 वेरिएबल हैं, एक टाइम पे एक मिस कर रहा हूं, कितनी इक्वेशंस बननी चाहिए? घंटा। वी मिस किया, 4 वेरिएबल, एक इक्वेशन, एक इक्वेशन, एक एक एक, कितनी बनी? 5 बनेंगी, नेवर माइंड। एक टाइम पे एक वेरिएबल मिस हो रहा है, 5 वेरिएबल हैं तो 5 इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये उन 5 इक्वेशंस में से नहीं है, ठीक है, ये इसी से आता है। आइए, तो यहां पे नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, s इज इक्वल टू v प्लस यू बाय 2 इंटू टाइम। हाँ भाई, कौन मिसिंग है? एक्सेलरेशन। जिन बच्चों को ये इक्वेशन नहीं पता होती वो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं या इसे भी साथ में। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया गया, तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा एक्सेलरेशन की नीड होती है। हम ये इक्वेशन बिना एक्सेलरेशन के सॉल्व कर सकते हैं, कंडीशन एक्सेलरेशन बस कांस्टेंट। एंड फाइनली सिक्स्थ इक्वेशन, अब देखिए हर उसमें u u u u u है। एक इक्वेशन ऐसी बना लेते हैं जिसमें u ना हो, इन इक्वेशंस को यूज करके वेरिएबल्स आगे पीछे करके आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। इसमें कौन नहीं चाहिए हमें? u। बिना इनिशियल वेरिएबल के बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं, 6 की 6 याद होंगे तो आपके आंसर जल्दी आ जाएंगे। लास्ट वाली 2 याद नहीं होंगी जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होती, तो इट्स ओके, आप बाकी इक्वेशंस को घुमा फिरा के इनके रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। करें आगे? ओके, आइए वापस। हाँ तो बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे हो? हो तो नाच नचा दूंगा या?
ठीक है, कोई बात नहीं। आइए वापस एक बार जरा साइन कन्वेंशन देखिए। साइन कन्वेंशन, प्लीज याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन सिर्फ वेक्टर्स के लिए होता है, ठीक है, डायरेक्शन जहां मैटर करे। तो एक बॉडी राइट साइड जा रही है, एक लेफ्ट साइड जा रही है, हमें दोनों का डेटा चाहिए, तो वहां पे प्लस माइनस के साइन काफी इंपॉर्टेंट है। रूल्स सिंपल है, मैं जनरल रूल्स लिखवाऊंगा। आपको क्या करना है, कोई भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेनी है। रूल कहता है उससे अपोजिट डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाए। तो जनरली हम प्लस एक्स एक्सिस को पॉजिटिव मानते हैं और नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव हो, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर दिया या वो वापस नीचे आ रही है, तो वर्टिकल में मूवमेंट हो सकती है। तो अगेन किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव अगर मान लिया तो उससे अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ये रूल्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया तो आपको यही रूल्स मान के चलने हैं। मैक्सिमम क्या होता है, आपको फाइनल आंसर मैग्नीट्यूड में दिया जाता है प्लस माइनस के साइन के बिना, लेकिन आप इस रूल से चलिए, याद रह जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, इसके बाद एक टर्म देख लीजिए जिससे मैं मैक्सिमम एग्जांपल लूंगा, फ्री फॉल। एनीवन? फ्री फॉल सुना होगा तुमने, काफी बार मैकेनिक्स में यूज होता है। होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता बालक, ग्रेविटी फ्री स्पेस सोच रही है तू, मैं फ्री फॉल की बात कर रहा हूं बालक। एक चीज तो देखो, मैक्सिमम बच्चे गलत सोचते हैं, u जीरो होता है। इनिशियल स्पीड का जीरो होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड जीरो होगी, ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। देखो जैसे ये पेन है, मैंने पेन को छोड़ दिया, पेन पे कौन सी फोर्स काम कर रही है? ग्रेविटी। ऑफ कोर्स एयर रेजिस्टेंस भी है, लेकिन नेग्लेक्ट कर दो उसे। अगर किसी बॉडी पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो है उसका mg, देन इट विल बी सेड टू बी इन फ्री फॉल, ठीक। तो आइए देखिए, जैसे ये हमारे पास ग्राउंड है, मैंने पहले ही कहा था हम काइनेमेटिक्स में, लेकिन फ्री फॉल मुझे फोर्स के थ्रू समझाना पड़ेगा। इस अकेले एग्जांपल में मैं फोर्स कंसिडर करता हूं। मेरे पास एक बॉडी है और मैंने इस बॉडी को ड्रॉप कर दिया, फोर्सेस दिखाइए इसमें, सिर्फ mg, और कोई फोर्स होगी? हम सारे एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करेंगे जब तक ना बताया जाए। हाँ भाई, नेट फोर्स कितनी है? mg। आई होप आपको पता हो नेट फोर्स m में होती है, तो एक्सेलरेशन कितना है? g। So free fall is a condition in which only mg acts on a body. mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं होनी चाहिए, ओनली mg। बात आई समझ में? इनिशियल स्पीड का कोई जीरो होना जरूरी नहीं है, ये कंडीशन जरूरी नहीं है। बच्चे सोचते हैं फ्री वर्ड का मतलब होगा बस छोड़ दिया, ना, ठीक है। आइए एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहला एग्जांपल, ये मेरे पास पेन है, मैंने इसे ऊपर थ्रो किया, कौन सी फोर्स है इसमें? सिर्फ mg, और कोई फोर्स नहीं है ना। देखो मैंने इसे ऊपर थ्रो किया तो इसके पास स्पीड थी, ये ऊपर जा रहा था, फिर ये वापस आया। इनिशियल स्पीड जीरो है क्या यहाँ पे? नहीं, लेकिन ये फ्री फॉल में। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने एक बॉडी ली, ऐसे थ्रो कर दी, बॉडी ऐसे जाके गिरी, प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी फोर्स है बॉडी के ऊपर हमेशा जब तक वो हवा में है, ऊपर वैक्यूम में? mg। तो प्रोजेक्टाइल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री फॉल। ये अर्थ है, ओके। सैटेलाइट्स, आई होप आपको आइडिया हो, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, सैटेलाइट पे कौन सी फोर्स है? शॉर्ट में कहें तो mg, ग्रेविटेशनल फोर्स mg होती है। सैटेलाइट्स आर आल्सो इन फ्री फॉल, सैटेलाइट्स भी फ्री फॉल में होती हैं। अजीब लगेगा आपको, जो हमारा मून है वो भी फ्री फॉल में, बस वो गिरेगा नहीं, रीजन ऑर्बिटल स्पीड, ये हम ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, याद रह जाएंगे ये बातें। तो फ्री फॉल का बस ये मतलब है एक्सेलरेशन g हो,
और बस mg4 सेट कर रही हूँ। हाँ तो बच्चों, ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रख दिया, क्या ब्लॉक फ्री फॉल में है? क्यों नहीं? एक इस पे mg लग रहा है, दूसरा ग्राउंड फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस हो गए, ठीक है। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन हम हमेशा कितना कंसिडर करेंगे? g। और इन चैप्टर्स में हम सिर्फ ग्राउंड के आसपास रहेंगे, तो g की वैल्यू 9.8 या 10। प्लीज देख लेना, अगर आपका आंसर 9.8 और 10 दोनों से आ रहा है, मान लो दो ऑप्शन है, दोनों मैच हो रहे हैं, कौन सा माना जाएगा? 9.8, ये स्टैंडर्ड है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं जी की वैल्यू क्या रखो? जी। एक्सेलरेशन को जी रखो, बिल्कुल लास्ट स्टेप में जाके जी की वैल्यू पुट करो। अगर तुमने स्टार्टिंग में ही वैल्यू पुट कर दी तो तुम्हें दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा आंसर मैच नहीं हुआ तो, ठीक है। लास्ट में वैल्यू पुट करोगे तो बस एक या दो स्टेप ही रिपीट करने पड़ेंगे। तो जी को जहां तक पॉसिबल हो लास्ट तक जी ही रखो, याद रह जाएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। ये मेरे पास ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड से एक बॉडी को ऊपर थ्रो किया, तो प्लीज देख लेना, थ्रो करने में मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। हम जब भी सिचुएशन की बात करते हैं तो वो सिचुएशंस की बात करते हैं कि थ्रो करने के जस्ट बाद और कैच करने से या ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले, ठीक है। तो आप मैक्सिमम बच्चे कहते हैं ये बॉडी जब ऊपर से वापस नीचे आएगी तो इसकी स्पीड 0 होगी। अरे नहीं, हम वो सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें बस ये टच करने ही वाली, हम टच नहीं करवाएंगे, अदरवाइज मल्टीपल फोर्सेस हो जाएंगी और फ्री फॉल वैलिड नहीं रहेगा। एक बॉडी को मैंने ऊपर थ्रो कर दिया, ऊपर गई, फिर यहां से ये वापस नीचे आएगी, दिस वन इज कॉल्ड असेंट, ऊपर जाना, ठीक है। आरो अवरो किसी को याद है? मेरे को भी याद नहीं है, जाने दो, ठीक है। और ये डिसेंट, असेंट और डिसेंट। आप देखें, यहां मैंने एक बॉडी को थ्रो किया यू स्पीड से, इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी यहाँ पे? 0। देखो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिना रुके वापस नहीं आ सकते। अब इसको देखो, यहां इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, और यहां फाइनल स्पीड क्या होगी? u। जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से वापस आएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। इसी चीज को हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि असेंट और डिसेंट का रिलेटिव डेटा सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई रैंडम हाइट चूज कर ली, कोई भी रैंडम हाइट, ये हाइट h है। बच्चों यहां से यहां जाने में टाइम लगा t0, तो बताओ यहां से यहां वापस आने में टाइम कितना लगेगा? t0। तो आप इसका डेटा इसमें यूज कर सकते हो, ये चीजें चल जाएंगी, ओके। अब एक बार साइन कन्वेंशंस देखो, एक और एग्जांपल। आपके पास ये ग्राउंड है, ये एक हाइट है, ये हाइट हो गई लेट जस्ट से 100 मीटर, और मैंने यहां से एक बॉडी को ऊपर फेंक दिया 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्या होगा? क्या होगा? ये बॉडी ऊपर जाएगी, इसी लाइन के थ्रू नीचे आएगी, इसी लाइन से, लेकिन हम थोड़ा अलग से दिखा देते हैं ताकि कोइंसिडेंट लाइंस ना दिखे। कोई डाउट किसी को? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसे नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, हेल्प करवाइए। बू, लाइट गई। हाँ भाई बताइए, हे बोलो ना, कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? सबसे पहले ये क्या है? ये फ्री फॉल का एग्जांपल, फ्री फॉल में एक्सेलरेशन जी, जी। दूसरी बात, यहां क्वांटिटीज वेक्टर है, साइन कन्वेंशन की नीड पड़ेगी। डायरेक्शंस बताइए, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव है? तो वही वाली डायरेक्शंस ले लेते हैं, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव तो नीचे वाली अपने आप नेगेटिव। ग्रेविटी कहां होती है? हमेशा नीचे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? -g, ओके। g की वैल्यू 10 लेके काम करते हैं। क्वेश्चन में एक बार लास्ट लाइन में ध्यान ले जाना, मैक्सिमम लास्ट लाइन में लिखा होता है कंसिडर g as 10, ठीक है। बाकी तुम्हारा एक्सपीरियंस तुम्हें बताएगा।
अब वापस आइए, एक बॉडी को आपने थ्रो कर दिया, ये वाला सीन हुआ। अब हेल्प करवाओ, मुझे टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है। बाल्क देखो, एक चीज मेरे को कभी समझ नहीं आती, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले ये टाइम निकालते हैं फिर ये टाइम निकालते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करती है? एनीवन? इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन आता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? तो आप पाथ क्यों देखते हैं? देखो वापस आओ, ये कौन सी पोजीशन है, दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, और फाइनली वो कहां होगा, यहां होगा, दिस वन इज फाइनल पोजीशन। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, यहां था यहां है, ये डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? तो आप क्यों पूरा पाथ सॉल्व करते हैं, क्यों क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस नहीं आता। हाँ, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग बैक मूव कर रही है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, हमारी बात बन जाती है। ओके, तो यहां हमारी इक्वेशन बेस्ट रहेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप याद हो आपको। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 100 है, लेकिन ये यहां था यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट -100। आपने एक भी साइन गलत कर दिया, आपका आंसर नहीं आएगा। ut, हाँ भाई, u इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी है ये 20 प्लस या माइनस, ऊपर थ्रो किया है 20, कोई डाउट, इनटू टी, फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो छोटा सा ही केस है, वैल्यू पुट करना ठीक है। अब आप देख सकते हो सारे नंबर 10 के या 5 के मल्टीपल है। जब ऐसा हो जाए तो जी की वैल्यू 10 बेस्ट रहती है। अगर कोई भी नंबर 7 का मल्टीपल दे दिया जाए तो वहां 9.8 बेस्ट रहता है। तो मैं अभी के लिए क्वेश्चन में दे के चल रहा हूं तुम्हें, जी की वैल्यू 10 है, तो क्या पुट करें, -10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आई होप डिस्क्रिमिनेंट वगैरह याद हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कर सकते हो ना? ये लाइट मेरी आंखों में दिक्कत कर रही है, सॉरी। ओके, हाँ भाई आइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से दो टाइम आएंगे, एक टाइम पॉजिटिव एक टाइम नेगेटिव। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है? होता है, होता है। एनसीईआरटी खोल के देखो, टाइम इंस्टेंट्स कैन बी नेगेटिव, टाइम कैन नॉट फ्लो इन नेगेटिव। आ जाओ, एक एग्जांपल देता हूं जिसमें मैं तुम्हें टाइम को नेगेटिव दिखाता हूं। एनसीईआरटी में लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खोलना लास्ट में, t इज इक्वल टू -10, t इज इक्वल टू -3, ऐसे टाइम्स पे डेटा पूछ रखा है, ठीक है? वहां बोल के देखना मेरे को, टाइम नेगेटिव में नहीं होता। मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, बॉडी नीचे जा रही है, ओके, और मैंने यहां पे स्टॉप वॉच ऑन की, ठीक है? मैंने घड़ी यहां ऑन की, वहां ऑन करनी चाहिए थी, मेरी मर्जी, मैंने थोड़ी लेट ऑन की। तो जब मैंने यहां ड्रॉप किया था तो लेट जस्ट से 11 बज रहे थे, जब बॉल यहां पहुंची तो 11:01 हो रहे हैं, और जब बॉल यहां आई तो 11:02 हो रहे हैं। काफी गहरी खाई होगी आई होप, ठीक है? हाइपोथेटिकल डेटा है, मैं सेकंड्स में इतना जाना नहीं चाहता। अब एक चीज बताओ, यहां स्पीड है 0, यहां स्पीड है काफी ज्यादा डेटा v0, यहां स्पीड है क्या लें, vt, ये बेस्ट रहेगा। मैं एग्जैक्टली डेटा कैलकुलेट नहीं करना चाहता यहाँ पे। आइए अब बच्चों सोच समझ के बताना, स्पीड क्या होगी टाइम की वैल्यू 0 पे? टाइम की वैल्यू 0 पे स्पीड क्या है? नहीं पढ़ सकते क्या डेटा? v0, ओके। अगर मैं तुमसे पूछूं टाइम की वैल्यू -1 मिनट पे स्पीड क्या है?
तो -1 मिनट का मतलब क्या हुआ, स्टॉप वॉच स्टार्ट होने के पहले। तो स्टॉप वॉच यहां स्टार्ट हुई है, मैं टाइम नेगेटिव में बात कर रहा हूं। तो जैसे मैं कहूं कल सबको असाइनमेंट करके आना है, तो मैं टाइम कितना दे रहा हूं तुम्हें, 1 डे। और मैं कह रहा हूं कि मैंने एक असाइनमेंट दिया था कल, तो मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं, -1 डे की। बात आई समझ में? तो टाइम इंस्टेंट्स नेगेटिव हो सकते हैं, टाइम नेगेटिव में फ्लो नहीं हो सकता। तो अगर आपको कोई टी की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, तो वो स्टॉप वॉच स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा है। प्लीज ये चीज देख लेना। ओके, तो आई होप यहां किसी को प्रॉब्लम ना हो। यहां 2 टाइम आएंगे, कौन सा कंसिडर करना है, पॉजिटिव वाला। ये तो ज्यादा अंधेरा काम हो गया रे, कोई गल नहीं। आइए, द नेक्स्ट वन इज गैलीलियोस लॉ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। बिडू आगे वाले बेंच पर बैठ, कूद के आ जा। हाँ भाई, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। मेरे साथ खड़ा होगा नेक्स्ट टाइम तेरी आवाज आई तो। अगले लेक्चर्स में मुझे तू फर्स्ट बेंच पे चाहिए। ओके, हाँ तो बच्चों, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर करें कंसिडर। काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस बहुत क्विकली हो जाएंगे अगर आपको ये पता है, नहीं पता तो भी हो जाएंगे, बस क्विकली नहीं होंगे। इसके 3 कंडीशंस होती हैं, एक बार मैं कंडीशंस लिखवा देता हूं। कंडीशन पहली, इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए, ठीक है। कंडीशन दूसरी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो भी हो कांस्टेंट होनी चाहिए। कोई तीसरी कंडीशन बता सकता है? इसने पढ़ा ही है, इट्स ओके। तीसरी कंडीशन है इक्वल टाइम इंटरवल्स होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशन जैसे ही आपकी फॉलो हो गई, आपका आंसर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट consecutive intervals। आई होप पैटर्न समझ गए। अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, ओके कैन स्टार्ट। हाँ बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबको पता है इनिशियल स्पीड क्या है। तो क्या मैं कह सकता हूं s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या मैं कह सकता हूं s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर? कोई भी प्रॉब्लम? एनीवन? टाइम मैंने डबल कर दिया, डिस्टेंस क्या होगा, 4 टाइम्स। टाइम ट्रिपल कर दिया, डिस्टेंस क्या होगा, 9 टाइम्स। एक पैटर्न शायद आपने स्कूल में ढूंढ लिया हो। हाँ भाई, स्क्वायर नंबर्स बताना जरा। कोई बात नहीं, क्लास के 10 मिनट तो अटेंड कर ही लेंगे आप। इट्स नेवर अबाउट लेट कमिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट इन कमिंग। देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है फिर भी आए तो। ओके आइए, स्क्वायर नंबर्स बताना जरा। 1, 4, 9, 16, 25, 36। आई थिंक इतना बहुत है। हाँ भाई, सबट्रैक्ट करो, क्या बचा, 3। सबट्रैक्ट करो 5। पैटर्न आया समझ? स्क्वायर नंबर्स के बीच का गैप ऑड होता है। अगर मैं पहला नंबर 0 कंसिडर करता तो आपको 1 भी मिल जाता। कुछ इसी चीज पे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर बेस्ड है। आइए स्टार्ट करें। देखें, सबसे पहले एक बॉडी को मैंने छोड़ दिया फ्री फॉल में, देखा? तो इतनी जल्दी मैं इसका डेटा नोटिस कर नहीं सकता, थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए एक हाइपोथेटिकल डेटा ले लेते हैं। आपके पास यहां एक बॉडी है, आपने इसे ड्रॉप कर दिया टाइम की वैल्यू 0 पे, ये नीचे आएगी,
आई होप आपको पता हो इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो पहले 1 सेकंड में अगर इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो अगले 1 सेकंड में ये इतना ही करेगी, ज्यादा करेगी, उससे अगले एक में और ज्यादा और ज्यादा। मैं उस चीज को थोड़ा कंसिडर नहीं कर रहा जगह बचाने के लिए। तो यहां मैंने टाइम की वैल्यू ले ली टी नॉट, यहाँ टाइम की वैल्यू 2t नॉट, फिर 3t नॉट, फिर 4t नॉट। आई होप पैटर्न समझ रहे हो। तो मैं ये पास पास दिखा रहा हूं लेकिन ये थोड़े दूर दूर होंगे। तो आप देखिए गैप कितना है, टी नॉट, टी नॉट, टी नॉट, टी नॉट। बात आई समझ में? सो दीज आर इक्वल टाइम इंटरवल्स। किसी बच्चे को डाउट? अब बॉडी को मैंने ड्रॉप कर दिया, एक्सेलरेशन कितना है जी, कांस्टेंट है या नहीं? और इनिशियल स्पीड क्या थी? तीनों कंडीशन वैलिड हो गई। अब आइए थोड़ी देर के लिए लेट जस्ट से ये डिस्टेंस h है, तो कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना होगा? मैंने टाइम डबल कर दिया ना स्टार्टिंग से, इसको टाइम t मिला, इसको टाइम 2t मिला, तो ये कितना होगा? 4h। कोई बता सकता है ये कितना होगा? 9h। फिर ये नेक्स्ट वाला 16h। पैटर्न समझ रहे हो? ये स्क्वायर नंबर से। अब बच्चों ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां? h। ये डिस्टेंस कितना होगा? 3h। ये डिस्टेंस कितना होगा? 5h। ये डिस्टेंस 7h। पैटर्न समझे? हर अगले इंटरवल में बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ऑड नंबर्स के रेशियो में होगा। दिस इज गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है, आई होप याद रह जाए। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखें, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, इसमें लिखिए द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी with respect to another body। लेट जैसे तुम दो रोडवेज में बैठ गए, हरियाणा रोडवेज में, और ड्राइवर बुढ़े ताऊ हैं, नए वाले नहीं, पुराने वाले, अच्छे वाले। मैं नए ड्राइवर्स को कुछ कह नहीं रहा, लेकिन पुराने ड्राइवर्स की ड्राइविंग देखना कभी, लगता था उन्हें जिंदगी से प्यार नहीं है, सिर्फ इसीलिए। और हरियाणा रोडवेज का निकनेम क्या है? एनीवन? एनीवन? हरियाणा का जहाज। ठीक है, उड़ती हुई चलती थी लिटरली। अगर तुम लास्ट सीट पे बैठे हो, रोडवेज खाली है और टूटे हुए रोड है, तुम्हें भी नहीं पता होगा, तुम बैठे बैठे अपना सिर टच कर सकते हो छत के, तो देख लेना। तो लेट जस्ट से हमारे पास दो रोडवेज हैं, एक रोडवेज वाले ने गलती से आगे निकाल दी, दूसरे रोडवेज वाला बुरा मान गया। अब दोनों वन लेन सिंगल लेन रोड पे साथ साथ चल रही हैं और कोई दूसरे को ओवरटेक नहीं करने दे रहा, और तुम खिड़की के साइड में बैठे हो, तुम्हारे साइड में दूसरी बस में तुम्हारा दोस्त बैठा है, और तुम दोनों आओ मिलो सिलो सालो खेल रहे हो अपनी जिंदगी के लास्ट मोमेंट्स पे। तो यहाँ पे दिस इज रिलेटिव मोशन। साइड से कोई देख ले, खासकर छोटी मोटी कार वाला, वो तो दूर हट जाएगा, वो कहेगा स्पीड में आ रही है चीजें, लेकिन तुम्हारे साइड वाले जो दोनों मूव कर रहे हो, वो कहेंगे हम दोनों तो रेस्ट में हैं रिलेटिवली। सो दिस इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, आई होप हल्का सा आइडिया आपको लगाऊं। मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर। ग्राउंड वाला देख रहा है रोडवेज इतनी स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, आप देख रहे हो आपके साइड वाला आपके साइड में है, वो मूव ही नहीं कर रहा। तो यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक बॉडी का डेटा है, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये दूसरी बॉडी का डेटा है, और आपको बताना है डेटा ऑफ सेकंड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट।
आई होप आपको पता हो कैसे रीड करेंगे। v21 वेलोसिटी ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। प्राचीन काल में इसे ऐसे लिखा जाता था, v2 बड़ा डैश या बड़ी लाइन 1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड में से फर्स्ट की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मुझे क्या चाहिए, v21। तो बालकों इस इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो v2 माइनस v1, v21 लिखा जाएगा। यहां क्या लिखेंगे, u21। टाइम आई होप आपको पता हो कॉमन है, टाइम रिलेटिव में ही होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम सबके लिए सेम है, टाइम टाइम की बात है, टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक, तो क्या लिखूं, a21 इंटू टी, ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है, सारा ही डेटा रिलेटिव में रखना। ओके, एग्जांपल देखो एक, करो स्टार्ट। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरी खुद की नहीं है, रेंट पे ली है, 100 मीटर की। मैंने यहां से एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया और यहां से एक बॉडी को थ्रो कर दिया, लेट जस्ट से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको बताना है ये दोनों बॉडी कितने टाइम पे मीट होंगे। बात आई समझ में? किसी को कोई डाउट हो प्लीज बोलो। तो एक हमने कॉमन सेंस लगाई विदाउट रिलेटिव, बिना रिलेटिव मोशन के, कि लेट जस्ट से ये दोनों यहां कहीं मीट होंगी, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मीट करने की प्रोबेबिलिटी कम है, इस डेटा में है लेकिन कम है। तो ये बॉडी नीचे आई, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, ये बॉडी ऊपर गई, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया h2। तो बच्चों h1 प्लस h2 कितना होगा, 100। आपने ये कॉमन सेंस लगाई या नहीं? h1 h2 क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस, मैंने एरो दिखा दिए, ये डिस्टेंस। तो h1 डिस्टेंस कितना होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। किसी को प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेट कर लेना, प्लस h2 कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? और इन दोनों का सम कितना आएगा, 100। h1 प्लस h2 आपने अलग अलग निकाले, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसल आउट, 50t कितना हुआ, 100, टाइम कितना हुआ, 2 सेकेंड। बात आई समझ? ये था विदाउट रिलेटिव। ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा रिलेटिव कंसीडर किया है कि दोनों का सम 100 होगा। अब एक है सिंगल अप्रोच, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मेरे चुल है, मैं दो इक्वेशन यूज नहीं करना चाहता, मैं एक ही से निकाल दूंगा रिलेटिव में। हाँ तो बच्चों दोनों बॉडीज के बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है, 100। फाइनली जब ये मीट करेंगे इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0, दोनों एक ही जगह है। तो हेल्प करवाओ, दोनों ने रिलेटिव में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 100। तो रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 100 हो गया। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है, आई होप 0 माइनस 50 या 50 माइनस 0 कर सकते हो, मैं करके दिखा सकता हूं लेकिन मेरा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बची, 50 टाइम टी प्लस एक्सेलरेशन। क्या मैं कह सकता हूं दोनों फ्री फॉल में? नहीं, क्यों नहीं? एक मिनट, ऊपर जा रहा है, फ्री फॉल का डायरेक्शन से क्या मतलब है बच्चे? मैंने इस बॉडी को ऊपर थ्रो किया, इस पे फोर्स सिर्फ mg लग रही है, एज लॉन्ग एज द फोर्स इज mg द बॉडीज आर इन फ्री फॉल। तो दोनों का एक्सेलरेशन g है बालक, जी 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 लगा के पढ़ो, बेशक नीट के बच्चे हो। ओके, तो दोनों का एक्सेलरेशन अगर g है तो सब्ट्रैक्ट करके बताना क्या बचेगा, 0। आई थिंक यहां से भी आपका वही आंसर आ रहा है। बात आई समझ? देवी और सजनों, समय के अभाव में चैप्टर को यहीं छोड़ना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन ज्यादा डिटेल में नहीं करवा पाया, लेकिन इसे हम मोशन इन प्लेन में देखेंगे। कोई डाउट किसी को? ठीक है, मिलते हैं अगली बार।